हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे आज सीटीपी की मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और इनकी थ्योरी से हर बार सी टेट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, तो समझते हुए चलते हैं। हर एक क्वेश्चन को पिक्चर के साथ में समझेंगे और डिस्कस करेंगे पूरे एनालिटिकली तरीके से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि थ्योरी है यहाँ पर जीन पियाजे से संबंधित। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि सही नहीं है। अगर हम संरचनावादी सिद्धांतकारों की बात करें, तो जिसमें स्पेशली हम बात करते हैं किसके, जीन पियाजे की, तो उनका मानना क्या है कि जो बच्चा होता है या फिर जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, तो हर एक इंसान इंडिविजुअली ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसीलिए उन्होंने ज्ञान को क्या कहा है, ज्ञान व्यक्ति परक है, पहली बात। दूसरी, यहाँ पर जो ज्ञान होता है, ज्ञान एक पक्ष से नहीं बहुत पक्षों से जो है बच्चा अर्जित करता है या फिर उसका निर्माण करता है, अपने सिद्धांतों के अनुसार उसको खोज करता है। तो इसीलिए यहाँ पर ज्ञान को क्या कहा गया है, बहुलवादी है और बहुविध है। ठीक, ये भी बिल्कुल इसके समर्थन में जाएगा। फिर शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की क्या करता है, रचना करता है। ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है निर्माण की बात जब आए, ज्ञान की रचना की बात आए, तो ये आप कहोगे कि किसके अनुसार, संरचनावादियों के अनुसार है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसके समर्थन में नहीं है, ये बिल इसके साथ में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभावी, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ये है कि प्रभावी अधिगम, यानी कि जो लर्निंग होती है, इफेक्टिव लर्निंग होती है, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो शिक्षार्थी होते हैं वो बाहरी रूप से प्रेरित उनको करने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है, ये जब बाहरी रूप से प्रेरित करने की बात कही जाए, तो इसको हमेशा आप नकारात्मक मानना, क्योंकि बच्चे को जरूरी है कि वो आंतरिक रूप से प्रभावित हो, आंतरिक रूप से प्रेरित हो, उसे आंतरिक अभिप्रेरणा मिले। ठीक है, तो इसलिए बाहरी रूप से जब भी प्रेरित करने की बात आए, तो इसे आप जो है कट कर दो कि ये इसकी बात कोई भी नहीं करता है, ना ही तो संरचनावादी करते हैं, ना व्यवहारवादी करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको जो है इस तरीके से आपको आंसर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी से। ठीक, लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी अगर आपने पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो इसकी पूरी वीडियो आप जरूर वॉच करें, चैनल पर पड़ी हुई है। इसके साथ में आपको जो है इसकी आलोचना भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आलोचना किसने की थी, कैरल गिलीगन ने की थी। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलीगन द्वारा की गई है ना, किस आधार पर की गई, तो सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी जो दी है किसने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इनकी जो कहानी थी, इनका जो सिद्धांत था, वो हिंज, जो कि एक पुरुष है, उस पर आधारित था। तो यही गिलीगन ने कहा है कि इन्होंने एक हिंज पुरुष को पढ़कर जो है एक नैतिकता का सिद्धांत दे दिया है। अगर वहीं पर एक स्त्री होती या फिर एक वहीं पर जो है महिला होती, तो वो इस सिचुएशन में अपने पति को बचाने के लिए चोरी कभी ना करती। क्या पता वो दूसरा स्टेप वहां पर लेती, वो चोरी तो कभी नहीं करती, है ना, वो दूसरा तरीका जो है उस समस्या का समाधान का ढूंढती। तो इसी वजह से इन्होंने, कैरल गिलीगन ने जो आलोचना की है वो की है कि नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा जो है की गई है। इसी वजह से इन्होंने जो है इसकी आलोचना की है, किसकी, लॉरेंस कोहलबर्ग की। आपको ध्यान देना है, ये जो क्वेश्चन है इससे संबंधित सेकंड लेवल में भी आया हुआ है, फर्स्ट लेवल में भी आया हुआ है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को आपको पढ़ना है, जो सीटेट अभी आपने प्रीवियस दिया है अगस्त में 2023 में, वो क्वेश्चन का जो पैटर्न था बिल्कुल इस तरीके से था, है ना। तो इसीलिए जो तैयारी आपको करनी है, क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से आधार समझते हुए, ये समझते हुए कि ये जो मतलब कथन है, या फिर कह सकते हैं कि जिस सिद्धांत के बारे में जो कहा गया है, आपको वो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन क्या है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, भाषा यानी कि लैंग्वेज के प्रभाव पर जीन पियाजे
और ले वाइकोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बिल्कुल एक स्पष्ट बात कही है, क्योंकि जीन पियाजे ये कहते हैं कि बच्चे का विकास पहले होता है और भाषा वो बाद में सीखता है। वाइगोत्स्की एकदम उल्टा कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चा पहले जो है भाषा सीखता है, उसका विकास बाद में होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक, तो इनमें जो है इनके दृष्टिकोणों में किसको लेकर, भाषा को लेकर जो है क्या है, विभिन्नता है। पहली बात, ऐसा क्यों है? अगर ऐसा है तो वो क्यों है, तो कारण देखते हैं यहाँ पर। जो खोज अधिगम है, खोज अधिगम को हम जोड़ेंगे किसके साथ में, पियाजे के साथ में। ठीक है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। और विद्यार्थी श्रम, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, विद्यार्थी श्रम जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। ठीक, तो ये भी कथन एकदम सही है, यहाँ पर जो है कारण भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी आपको जो है आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? सीमा लिमिटेशंस को कहेंगे, या फिर कहेंगे कि इन्होंने कौन से पक्ष पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो जो पियाजे हैं वो संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते हैं। इतना उन्होंने जो है उसमें जो जैविक कारक है उसकी भूमिका को ध्यान में नहीं रखा है। और बात करें सी ऑप्शन की, तो देखिए अगर बात करें सी ऑप्शन की, सी ऑप्शन में क्या है कि संज्ञानात्मक विकास में जो संस्कृति है और जो सामाजिक कारक है उनको ये बताते हैं कि इन्होंने इतना उसमें ध्यान नहीं रखा है। ये बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने संस्कृति और समाज का जितना ध्यान वाइगोत्स्की ने रखा है अपने सिद्धांत में, हम कहेंगे कि इन्होंने संस्कृति और सामाजिक कारकों का प्रभाव उतना नहीं माना है। ठीक है, बाकी पक्षों पर अगर देखें तो बाकी पक्षों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्होंने इन्वॉल्व किया है, लेकिन सामाजिक और संस्कृति को इतना महत्व नहीं दिया है। ठीक, और यही कह सकते हैं कि उस पक्ष की ओर ये गए ही नहीं, उसकी ओर इन्होंने इतना ध्यान दिया ही नहीं जितना वाइगोत्स्की ने दिया है। तो इस वजह से ये एक लिमिटेशंस रखते हैं, उसको एक सीमा के अंतर्गत हम रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, विकास के 4 विभिन्न अवस्थाएं किसने दी है? पियाजे ने दी है। ठीक, तो गुणात्मक रूप से जो 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं पियाजे के अनुसार, अगर आपको पियाजे का पूरा जो है थ्योरी समझनी है तो इससे संबंधित वीडियो आप जरूर वॉच करें, चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं वो कैसी है? क्या वो दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, या फिर बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, या फिर बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, या फिर उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है? तो देखिए इन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं विकास की, जिसमें कि आपके सेंसरी मोटर है, प्री कन्वेंशनल है, आपकी जो मतलब मूर्त संक्रियात्मक है, और जो एक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। जो 4 अवस्थाएं हैं, जब बच्चा छोटे से लेकर किशोर अवस्था तक पहुंचता है, उससे आगे तक की अवस्था तक पहुंचता है, तो उसमें वो बहुत सी चीजों को सीखता है, ज्ञान अर्जित करता है, जिसमें हम संज्ञानात्मक विकास का नामों से देते हैं। तो उन अवस्थाओं में जब वो बच्चा यहाँ पर गुजरता है, क्योंकि इन्होंने अपने ही बच्चों पर परीक्षण किया था, तो इसके आधार पर इनकी हालांकि आलोचना भी की गई। तो लेकिन इनका मानना ये है कि ये जो पैटर्न है बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक जैसे होते हैं, उनमें जो मस्तिष्क का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, वो पूरी पृथ्वी पर, या फिर कह सकते हैं कि जहां जिस कैटेगरी, जिस समाज में चाहे बच्चा कहीं पर भी जन्म ले, हर एक बच्चे को उसी पैटर्न से गुजरना होगा। इस वजह से यहाँ पर जो है ये इसको अपरिवर्तनीय नहीं मानते हैं, जिस वजह से इनकी आलोचना भी हुई है। तो इनका मानना है कि बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का ये प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि ले वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, ले वाइगोत्स्की को आप किसके साथ में जोड़ेंगे? सीधे जोड़ देंगे सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी के साथ में। सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी इन्होंने दी थी, तो ये समाज को महत्व देते थे, सीधी बात है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका मानना क्या था? ये भाषा को सीखना सामाजिक संपर्क से अच्छा बताते थे, ये संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक संपर्क से अच्छा बताते थे, ये अधिगम को सामाजिक संपर्क से अच्छा होता है ये बताते थे।
तो इन्होंने समाज का जो है बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के विकास में समाज का रोल जो है बताया है, ज्यादा बताया है। तो सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी के अंतर्गत यहाँ पर मानना बताना है आपको जो विकास है वो प्रकृति से असंतत है या फिर सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, यानी कि बच्चा मैच्योर हो गया और उसका जो है एक तरह से विकास हो गया, या फिर सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, या फिर आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, यानी कि कह सकते हैं कि बाय बर्थ ही बच्चा जो है जिस तरह से होता है उस तरीके से मतलब जो है उसका विकास हो जाता है। नहीं, ये क्या होगा, सामाजिक संपर्क से। यहाँ पर वाइगोत्स्की का मानना क्या है कि जो विकास होता है सीधे सामाजिक संपर्क का परिणाम है। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में, ऐसे यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं, यानी कि जो उनके कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट यानी कि कह सकते हैं कि दुनिया समाज को लेकर जो चीजों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, या फिर कह सकते हैं कि जो फैक्ट्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में जो कॉन्सेप्ट होते हैं, तो बच्चों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बच्चों को कितने भी तरीकों से क्लास में पढ़ाएं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो पियाजे कहते हैं कि बच्चों का अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है तो हमें संज्ञानात्मक क्रियाएं करानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो वाइगोत्स्की है ये मानते हैं कि बच्चों का अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं, उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की योग्यता बढ़ानी है, अच्छा परफॉर्मेंस करने की योग्यता बढ़ानी है, तो हमें कौन से तरीके से पढ़ाना चाहिए, कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम को अपनाना चाहिए या फिर सामाजिक अलगाव को अपनाना चाहिए, या फिर मूर्त पुरस्कार देकर, या फिर सहकर्मी सहयोग के द्वारा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग के द्वारा, क्योंकि जी यहाँ पर जो है लेव वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चा जितना भी कोऑपरेट करेगा एक दूसरे को, जब बच्चा एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हुए सीखता है, डिबेट करते हैं, एक दूसरे से चीजों को डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, तो तब बच्चे की लर्निंग बहुत इफेक्टिव होती है और उसके कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, इसको सहकर्मी सहयोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक का मतलब है यहाँ पर इनर स्पीच। इनर स्पीच क्या होता है, लेव वाइगोत्स्की यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों पर स्टडी की है तो बच्चों के विकास की वो बात करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की अपनी थ्योरी में बताते हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो है आंतरिक वाक, यानी कि जिसे हम इनर स्पीच बोलते हैं। इनर स्पीच होता क्या है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे अक्सर क्या है, खेलते टाइम क्या करते रहते, बड़बड़ाते रहते, अपने आप से कुछ भी बोलते रहते हैं। जब बच्चा अपने आप से कुछ भी बोलता रहता है जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, वो कोई गाली भी हो सकती है, टूटी फड़की भाषा होती है वो एक तरह से, और वो सिर्फ क्या होती है, उसे वो बच्चे के जो विचार होते हैं, जो सोच होती है, उसको वो नियंत्रित करती है, उसको वो दिशा प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आप आंतरिक वाक को समझ गए, इनर स्पीच को समझ गए, तो इसका आंसर इस तरीके से आप ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है। यहाँ पर जो है एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ में बांधने में मदद करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक बटन जिंदा है, कोई बच्ची है और जो ये बोलती है कि उसकी जो शर्ट है, उसकी शर्ट में जो बटन लगे हैं वो बटन को, क्योंकि अपने आप में वो निर्जीव होते हैं, लेकिन वो उसको क्या बता रही है, वो सजीव बता रही है। जब बच्चा निर्जीव वस्तु को सजीव बताए, क्या बताए, जब बच्चा जो निर्जीव वस्तु होती है जब उसको क्या बताए, सजीव बताए, तो एक तरह से बच्चा एनिमिज्म की तरफ, उसमें जो एक विशेषता है वो एनिमिज्म की है। एनिमिज्म होता है जीववाद, क्या होता है, जीववाद होता है, यानी कि बच्चा हर एक निर्जीव वस्तु को भी जब सजीव समझे तो वो विशेषता कहलाती है क्या, जीववाद कहलाती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं एनिमिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमिज्म कहते हैं। अब इसे एक पिक्चर के साथ में समझेंगे, है ना, एक पिक्चर के साथ में समझते हैं। देखो
यहाँ पर जो बच्चा है, क्योंकि ये जो विशेषता आती है वो आती है पियाजे की दूसरी अवस्था में, ये ध्यान रखना है, पियाजे की दूसरी अवस्था में आएंगी, प्री पोजिशनल स्टेज में आएंगी, जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसका पीरियड होता है 2 से 7 वर्ष। ठीक, पहली बात तो ये हुई क्लियर। इसमें कुछ अन्य विशेषताएं भी होती है, लेकिन पहले समझ लेते हैं किसको, एनिमिज्म को। एनिमिज्म होता है जीववाद। जीववाद में बच्चा निर्जीव वस्तु को भी क्या समझता है, सजीव समझता है। ये गाड़ी है, लेकिन इसके पास में 2 आंखें हैं और जो दांत निकाल रही है, हंस रही है ना, तो यहाँ पर बच्चा ये सोच रहा है, जो कार्टून आप देखते हैं ना आजकल, तो बच्चों की बिल्डिंग ऐसी बनाई जाती है स्कूल की, जिसमें जो मतलब फ्रूट्स के जो पिक्चर लगे होते हैं वो उनमें एक तरह से फीचर्स बनाए जाते हैं। उनकी जो चेयर होती है वो भी उसी डिजाइन में बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर एक तरह से ये विशेषता होती है कि वो इस तरह की चीजों को जो है लाइक करता है। ठीक, पहला क्या है कि इसी स्टेज में एक और विशेषता आती है सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप की, कि वो बच्चा जो है, जो उसके पास में अभी जो चीजों को सीखता है वो कैसे सीखता है, प्रतीकात्मक आधार पर, यानी कि उसके सामने जो भी चीजें है वो प्रतीकात्मक रूप में होनी चाहिए, तभी वो बच्चा उस चीज को सीख पाता है। एगोसेंट्रिसिज्म ये भी मतलब इसी अवस्था की विशेषता है, क्योंकि इसमें बच्चा अहम केंद्रित, आप इसे कहेंगे, इसमें बच्चा क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, और वह अपनी चीजों से बहुत प्यार करता है, वह अपनी चीजों को दूसरों के साथ में शेयर नहीं करता। ठीक, तो चलिए आगे समझते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार, अब सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी से ही क्वेश्चन है, आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर जो है संभलते हुए आंसर देना है। सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पर आपको बताना है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि भाषा को लेकर जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में एक जो है विचारों में विभिन्नता थी। ठीक है, तो जीन पियाजे यहाँ पर जो वाइगोत्स्की है वो भाषा को क्या मानते हैं, संज्ञानात्मक विकास में सुगम मानते हैं, यानी कि जो भाषा विकास है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, या फिर भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या फिर सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं, या फिर संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो देखो यहाँ पर अगर ले वाइगोत्स्की है तो आपको पहले नंबर पर रखना है किसको, भाषा को। पहले नंबर पर आप रखोगे भाषा को और दूसरे नंबर पर रखोगे आप संज्ञानात्मक विकास को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो वाइगोत्स्की वही कहते हैं जो भाषा विकास है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पलट के मैं पूछूं कि पियाजे के अकॉर्डिंग ये होता, पियाजे के अकॉर्डिंग यही क्वेश्चन पूछा जाता, तो तब आपका आंसर पलट जाता, तब आपका आंसर ये हो जाता, क्योंकि वो पहले नंबर पर संज्ञानात्मक विकास को मानते हैं और सेकंड नंबर पर जो है भाषा को मानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रायोरिटी में यहाँ पर पियाजे के अकॉर्डिंग जब पूछा जाए तो संज्ञानात्मक विकास होगा और सेकेंडरी पर आ जाएगा भाषात्मक विकास। लेकिन ले वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था तो पहले नंबर पर आप प्रायोरिटी में किसे रखोगे, बच्चे में पहले भाषा का विकास होना जरूरी है, बच्चा पहले बोलना सीखता है और बाद में उसके पास में जो है मतलब ज्ञान आता है कि किस तरीके से जो है भाषा को बोलना है। तो ये संज्ञानात्मक विकास जो है वाइगोत्स्की ने बाद में रखा है। ठीक, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर, क्योंकि इन्होंने नैतिक विकास के अंतर्गत 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताई है ना। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के स्तर पर बच्चे जो होते हैं आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, समाज की जो अपेक्षाएं होती हैं उन पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। यानी कि जिस अवस्था में बच्चा एक गुड बॉय की तरह बिहेव करता है, जिसमें कहता है कि हमें समाज के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए और गलत काम नहीं करने चाहिए, बुरी आदतें नहीं डालनी चाहिए, हमें अच्छे दूसरों की नजरों में अप्रिसिएशन पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए जब बच्चा अच्छा बिहेव करे, गुड गर्ल और गुड बॉय बनकर दिखाए, तो वह अवस्था कौन सी होती है। तो क्योंकि मैंने बताया 3 लेवल होते हैं, 6 स्टेज होती है ना। तो यहाँ पर हम बात करें पूर्व संक्रियात्मक,
या फिर पारंपरिक स्तर या फिर उत्तर संक्रियात्मक या फिर पूर्व पारंपरिक स्तर। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेज आ जाएगी वो आ जाएगी कौन सी, पारंपरिक स्तर पर, यानी कि वो सेकेंड लेवल पर चला जाएगा बच्चा। कैसे जाएगा अभी हम यहाँ पर समझते हैं पिक्चर के साथ में। एक पिक्चर है आपके साथ में, यहाँ पर जो बच्चा है ये प्री कन्वेंशनल है यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये कन्वेंशनल है यानी कि पारंपरिक अवस्था है, और ये पोस्ट कन्वेंशनल है यानी कि उत्तर नैतिकता की अवस्था है। तो ये तो हो गए 3 लेवल। 3 लेवल। यहाँ पर बच्चा बहुत छोटा है, बहुत छोटे का इन द सेंस वो मतलब 3 ही साल का है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यहाँ पर बच्चा बहुत छोटा है तो उसको जो भी आदतें सिखाई जाती है, मतलब जो भी नैतिकता सिखाई जाती है, उसके लिए वह कंप्लीटली दूसरे पर निर्भर रहता है, मम्मी पापा पर। जिस तरीके से वो बताते हैं ये गलत है, ये सही है, ये अच्छी आदत है, ये बुरी आदत है, तो उसको मान लेता है ना। तो ये इसको कंप्लीटली समझने के लिए आप स्पेशली इसकी जो थ्योरी है उसे जरूर वॉच कर ले, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा इस स्टेज से संबंधित था। इस स्टेज में, इस लेवल में 2 स्टेज होती है। 2 स्टेज में जो बच्चा होता है वो ये समझता है कि हम अच्छा बिहेव करें, अच्छी आदतों को फॉलो करें, नैतिकता को अपनाएं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा बच्चा, अच्छी बच्ची बनना है। और दूसरा, हमें जो है मेंटेन करना है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। समझ गए? तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि दूसरे स्तर का क्वेश्चन है। फिर इसमें जो है तीसरे स्तर का जो क्वेश्चन है, तीसरे स्तर में यह आता है कि हम अपने नियम, नैतिकता जो समाज में गलत और सही है वो हम अपने अनुसार, अपने हित के अनुसार डिसाइड करते हैं। अगर हमारे जो मतलब सामाजिक नियम बनाए गए हैं अगर वो हमारे हित में है तो वो सही है, अगर हमारे अहित में है, हमारे हित में नहीं है तो वो गलत है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अगर बात की जाएगी तो सेकंड स्तर में की जाएगी, और अच्छा बच्चा, अच्छे बच्चे बनने की बात भी यहीं पर जो है दूसरे स्तर में की जाती है। ये बात क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन क्या है? कथन ये है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार, मोर नॉलेजेबल जो पर्सन होते हैं ना, मोर नॉलेजेबल जो पर्सन होते हैं वो अधिक जानकार कहलाते हैं, है ना। तो अधिक जानकार शिक्षक हुए या फिर साथी हुए एक बच्चे के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अधिक जानकार बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल पर्सन बोलते हैं। तो वो अन्य लोगों के साथ में बातचीत, शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करते हैं, है ना। तो वो क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि उसने बच्चों को समर्थन मिलता है और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जैसे आप ट्यूशन में जाते, क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको अच्छे से अगर स्कूल में नहीं पढ़ा जाता आप ट्यूशन लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे वो कोई भी थ्योरी है, कोई भी क्वेश्चन है, इक्वेशन है, वो खुद से सोल्व नहीं हो पा रही है, तो आप मोर नॉलेजेबल पर्सन के पास में जाओगे। क्यों जाते हो? क्योंकि आपको क्या चाहिए? समर्थन चाहिए, आपको मार्गदर्शन चाहिए, आपको हेल्प चाहिए। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की उसी चीज को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज को बोला क्या है? पहली तो बात, तो उसको क्या बोलते हैं? इसके फोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा हम कथन हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर कारण। क्योंकि कारण की बात करें तो सामाजिक संपर्क सीखने और विकास करने का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम दूसरों से मदद नहीं लेंगे, संपर्क में नहीं जाएंगे, तो हम क्या सीख पाएंगे? हमारा किस प्रकार से विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों बात एकदम सही है। इसीलिए यहाँ पर हम जाएंगे कौन से ऑप्शन के साथ में? यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि ए, ओ और दोनों यहाँ पर जो है सही है। ठीक है, बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। कैरल गिलिगन, फिर से वहीं से क्वेश्चन आ गया है। ध्यान से आपको समझना है कि कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की, बिल्कुल की थी। तो हम फर्स्ट लेवल में भी इसे डिस्कस कर चुके हैं, अब ये सेकंड लेवल का भी डिस्कस कर चुके हैं, अब फर्स्ट लेवल का आ गया है। तो कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना आखिरकार की क्यों थी? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? नारी दृष्टिकोण की उपेक्षा की थी। क्या किया था? नारी दृष्टिकोण की उपेक्षा की थी। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो एक पुरुष था, वो हिंज था सॉरी, उसके सामने एक समस्या रखी
और उस समस्या में, उस दुविधा में पड़कर उसने जो है अपनी पत्नी को बचाने के लिए जो तरीके अपनाए, वो नैतिकता उन्होंने बता दी कि दुनिया में इसी तरीके से जो है ये साइकिल चलता है, और इस आधार पर उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दे दिया। लेकिन अगर वहीं पर एक गिलिकन के अनुसार एक स्त्री होती, एक नारी होती, तो वो इस तरह का कदम, चोरी करने वाला कदम कभी ना उठाती। हो सकता है वो मदद का कदम उठाती या फिर जो है दूसरा कोई अन्य तरीका अपनाती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक जिसे हम कह सकते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, तो पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर, आपको ध्यान देखना कि एक पहलू पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। किस पर? एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति। तो जब एक पहलू पर ध्यान बच्चा केंद्रित करे तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। पहली बात, और उसको बोलते क्या है? उसको बोलेंगे केंद्रीयकरण, सेंट्रिसिज्म। किस प्रकार से समझते हैं क्वेश्चन इसके साथ में? अपनी जो है पिक्चर हमारी कहां पर गई, एक सेकंड। सेंट्रिसिज्म, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चा एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। कहने का मतलब ये है कि उसके सामने अन्य कितनी भी चीजें होती हैं, कितनी भी मतलब एक्टिविटी मतलब चीजें होती हैं, पिक्चर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर टिका रहता है। या फिर कह सकते हैं कि बच्चा ज्यादा पक्षों पर नहीं सोच पाता, सिर्फ एक ही पक्ष पर सोच पाता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रिसिज्म या फिर केंद्रीयकरण। ठीक है, हम पीछे इसको समझ चुके हैं, हम इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई, लंच बॉक्स लाना भूल गई। ठीक है, तो यह कहते हुए तान्या से वो क्या बोलती है कि उसका लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहती है। क्या बोलती है कि तुम्हें आज अपना लंच बॉक्स मेरे साथ में साझा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ में अपना लंच बॉक्स साझा किया था, है ना। ये तो लेने देने की बात होगी, आदान प्रदान की बात होगी। तो जब आदान प्रदान की बात हो तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का जो कथन है वो कौन सी अवस्था के साथ में जाएगा, कौन सी अवस्था के साथ में जाएगा। तो आपको यहाँ पर कहीं आदान प्रदान नजर आ रहा होगा, तो आदान प्रदान के साथ में आप जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बात की जाती है, जब मैंने आपको बताया कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्टेज यहाँ पर बताई है, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 ये स्तर है, और इसके अंतर्गत 2 सब स्टेजेस, 2-2 करके 6 सब स्टेज बताई है। तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो उसके लिए जो गलत है, सही है, अच्छा है, बुरा है, अगर वो ऐसा बिहेव करता है ना, जिसे हम नैतिक व्यवहार बोलते हैं, तो उसके 2 आधार होते हैं। या तो वो क्या करता है, या तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए ऐसा करता है, या तो वो पनिशमेंट से यानी कि दंड से बचने के लिए नैतिक व्यवहार को अपनाता है, या फिर वो वैयक्तिक विनिमय यानी कि कह सकते हैं टिट फॉर टैट, यानी कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा तो मैं जो है इस काम को करूंगा, बदले में कुछ मिलेगा तो जो है मैं इस काम को करूंगा। तो इसको बोलते हैं वैयक्तिक विनिमय, या फिर जो कह सकते हैं कि टिट फॉर टैट जैसी स्थिति होती है। यहाँ पर बच्ची ने पहले दिन लंच बॉक्स किया, तो अगले दिन वो नूर दूसरी बच्ची से बोल रही है, अगर वो लंच बॉक्स से शेयर कर देती है तो बहुत अच्छी बात उसको माना जाएगा, अगर नहीं करती है तो उसको जो है बुरा मान लेगी। तो ये अपने आप में क्या है, एक नैतिक व्यवहार है जो छोटा बच्चा इस आधार पर उसको अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन, यानी कि बच्चा कोई परफॉर्मेंस करना चाह रहा है, ठीक है, उसके निष्पादन का जो वर्तमान स्तर फॉर एग्जांपल वो कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, बीच में अटक गया, तो उसको अब क्या चाहिए, सहयोग चाहिए। सहयोग के द्वारा आपने क्या कर दिया, उसको विस्तारित कर दिया, यानी कि उसको एक तरह से कंप्लीट कराने में हेल्प कर दी। तो इसको क्या कहा जाएगा, खोजपूर्ण अधिगम कहोगे, या फिर समीप विकास का क्षेत्र कहोगे, जेडपीडी जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं, या फिर आप इसे स्कैफोल्डिंग या फिर जो है ढांचा जिसे हम बोलते हैं तो वो कहोगे, या फिर अंतः व्यक्ति निष्ठा कहोगे। तो आप क्या कहोगे, इसे स्कैफोल्डिंग कहोगे। जैसे कि यहाँ पर बच्चे हैं, है ना, बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जो भी है, या फिर उनको कोई चीज लिखनी नहीं आ रही है, तो एज ए टीचर यानी कि मोर नॉलेजेबल
नॉर्मल पर्सन के रूप में आप उसको हेल्प कर रहे हो। तो ये जो हेल्प है ना, थोड़ा मतलब संकेत करना, इशारा करना या फिर कुछ भी एक तरह से जो सहयोग माना जाता है, तो वो अपने आप में क्या कहलाता है, पाड़ या फिर ढांचा। आप उसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं या फिर उसको इसके फोल्डिंग आप कहोगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। जिगजो पहेली को करते समय, एक बच्चा है पहेली जो है सोल्व कर रहा है, तो उसको करते समय 5 वर्ष की जो नजमा है स्वयं से कहती है, वो अपने आप से कह रही है कि जो नीला टुकड़ा है कहाँ है। अब किसी दूसरे से नहीं, वो नहीं कह रही है, अपने आप से कह रही है कि जो नीला टुकड़ा है वो कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो ये जो वाक है ये आंतरिक वाक है या फिर यह व्यक्तिगत वाक है, जोर से बोलना है, या फिर ये पाठ ढांचा है, या फिर अहम केंद्रित वार्ता है। तो आप इसे क्या कहोगे? क्योंकि बच्ची अभी दूसरों से बात नहीं कर रही है, वो तो अपने आप से ही बात कर रही है, अपने आप से बात कर रही है। तो ये क्या है, आत्म केंद्रित वार्ता या फिर व्यक्तिगत वार्ता, या फिर जोर से बोलना है, फिर पाठ या ढांचा, या फिर क्या हो जाएगा। तो वो अपने आप से बात कर रही है, तो अपने आप में हो जाएगा वो क्या है, अपने आप से बात करे तो आत्म केंद्रित वार्ता, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि इसे एक तरह से ईगोसेंट्रिसिज्म में स्पीच भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि बच्चों को संकेत देना। जब बच्चों को हम संकेत देते हैं कब, जब उनको आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। ये वर्ड आपको जो है काफी हेल्प करेगा। तो सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जब आपको बच्चे को आवश्यकता पड़ रही है, आप उसे संकेत देकर कोई मदद दे रहे हो, तो मदद क्या कहलाती है? परबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाड़ या ढांचा। तो क्या कहलाती है? इसके फोल्डिंग, जिसे आप क्या बोलते हो, पाड़ या ढांचा बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे को सहयोग किया गया है, क्या क्या देकर, संकेत देकर। तो संकेत अपने आप में क्या है, आपने उसको इसके फोल्ड कर दिया। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जो है विशेषित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि तीसरी अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम 7 से 11 की अवस्था में स्टेज में रखते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है क्या? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ये तो औपचारिक संक्रियात्मक में आ जाएगा, 11 से ऊपर में आता है ये तो। संरक्षण, कक्षा समावेशन, या फिर आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, ये तो दूसरी स्टेज में आता है, पहली स्टेज में आता है सॉरी, जिसे हम सेंसोरी मोटर स्टेज बोलते हैं। प्रतीकात्मक खेल, ये दूसरी स्टेज में आता है। ठीक है, तो अब पूछा गया तीसरी स्टेज से, तीसरी अवस्था से, तो क्या जाएगा? संरक्षण। संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होता क्या है अभी हम समझेंगे। तो ये जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक, ये है कौन सी अवस्था? दूसरी अवस्था। यानी कि जो पहली अवस्था है उसका पीरियड है 0 से 2, जो कहलाती है सेंसोरी मोटर स्टेज। जो दूसरी अवस्था है उसका पीरियड है 2 से 7, जो कहलाती है प्री ऑपरेशनल। जो तीसरी अवस्था है उसका पीरियड है 7 से 11, जो कहलाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसे मूर्त संक्रियात्मक कह रहे हैं। और जो चौथी अवस्था है वो है कौन सी? जो 11 से ऊपर है वो कहलाती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो तीसरी से क्वेश्चन है, तो तीसरी से यहाँ पर देखो कंजर्वेशन, बच्चे में विशेषता आ जाती है कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन क्या होता है कि अगर आप यही दोनों गिलास सेम है ना, सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों में पानी भी सेम है। ठीक है, लेकिन एक गिलास थोड़ा सा पहले वाले से बड़ा है, एक गिलास थोड़ा सा पहले वाले से बड़ा है और दूसरा जो है छोटा है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, लेकिन पानी दोनों में सेम है। तो यहाँ पर जो मात्रा है, पानी की मात्रा है, दोनों में बराबर है। ठीक, अगर यही सवाल आप जो है दूसरी स्टेज वाले बच्चे से पूछते, जब वो 2 से 7 वर्ष का है, तो आप उससे अगर पूछो कि कौन से गिलास में पानी ज्यादा है, तो वो इस गिलास में आंसर करेगा कि इसमें ज्यादा है ना। देखने की उसका जो समझ नहीं, अगर जो वो मात्रा या फिर कह सकते हैं कि आयतन, गुण धर्म, जो भौतिक गुण धर्म होते हैं, जब उन तक वो बच्चों को उनका ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम कहेंगे उनमें संरक्षण का गुण नहीं आता है। लेकिन जब बच्चा 7 से 11 वर्ष में आ जाता है तो उसमें वो संरक्षण समझने लगता है। संरक्षण का मतलब है कि भले ही एक गिलास का पानी आपने बीकर में डाल दिया और दूसरे का आपने एज इट इज रहने दिया, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस बच्चे से, जब वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी गिलास में पानी ज्यादा है, कौन से की मात्रा ज्यादा है, तो वो कहेगा दोनों के बराबर है।
दोनों में बराबर पानी है। यानी कि वो मात्रा को, जितने भी भौतिक विशेषताएं होती है, भौतिक मूल्य होते हैं, चाहे वो आयतन हो, चाहे वो जो है मात्रा हो, चाहे वो पदार्थ की अवस्था हो, जब बच्चा समझ जाए कि वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि बच्चे में संरक्षण का गुण आ गया है। एक और इसमें एग्जाम्पल समझेंगे कि बच्चे को आपने जो है 10 के सिक्के दे दिए और एक 10 का नोट दे दिया है, एक एक करके 10 के सिक्के दे दिए हैं और 10 का नोट दे दिया है, तो बच्चा ये समझने लगता है कि दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसे हम संरक्षण का गुण कहते हैं। तो ये विशेषता बच्चे में कौन सी अवस्था में आती है? तीसरी अवस्था में आती है। कौन सी में? तीसरे, जिसे आप बोलते हैं कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, क्योंकि ये जीन पियाजे की थ्योरी से संबंधित है, तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पियाजे की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ये जो एक इंसान है यहाँ पर जो है, इसने एक फ्रूट देखा, ठीक है, जिसको यहाँ पर पता चला कि इसको क्या बोलते हैं? एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्पल बोलते हैं। जब बच्चा होता है तो इसी तरीके से चीजों का ज्ञान प्राप्त करता है। तो वो किसी वस्तु को देखता है, किसी भी चीज को देखता है, तो जब देखता है तो उसको उसके संबंधित मतलब जानकारी प्राप्त होती है। तो उसी तरह का जो है वो जानकारी अपने मस्तिष्क में जमा कर लेता है, जिसे हम कहते हैं सूचना। और सूचनाओं का संग्रह या फिर सूचना की संरचना को हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। तो यहाँ पर हमने समझे हैं 20 क्वेश्चन। तो उम्मीद करती हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर एक जो है कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इसके साथ में डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लेना चाहेंगे आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।